नैना और साहिल की शादी को 5 साल हो गए थे। नैना कॉलेज में लेक्चरर थी और साहिल डॉक्टर था। पहले पहले तो सब ठीक रहा, फिर धीरे धीरे उनमें लड़ाइयाँ होने लगीं। समय देखा है, रात के 2 बज गए हैं, अब आ रहे हो। इमरजेंसी आ गई थी। मैंने तुम्हें शादी से पहले ही सब समझा दिया था। मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है, साहिल ने कहा। शादी को 5 साल हो गए हैं, तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं। इमरजेंसी पहले भी होती थी तो मुझे उसी वक्त फ़ोन करके बता देते थे। अब फ़ोन करके बताना तो दूर, मैं पूछने के लिए फ़ोन करूं तो भी नहीं उठाते। मैं क्या नौकरानी हूं जो खाना बनाकर रात रात भर बैठी तुम्हारा इंतज़ार करती रहूं और तुम आते ही लड़ने लगो। साहिल उसकी बातों से खींच कर बोला, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए खाना बनाने की और मेरा वेट करने की। मैं अब से घर आऊँगा ही नहीं, वहीं सो जाया करूँगा। कहकर वो अंदर चला गया। उसने सामान समेटा और घर से निकल गया। ये आज की नहीं, रोज की बात हो गई थी। रोज किसी न किसी बात पर उनका झगड़ा हो जाता था। नैना बच्चे के लिए तरसती थी। तीसरे साल में वो प्रेग्नेंट हुई भी थी, पर अचानक नैना सीढ़ियों से गिर गई। साहिल इसी तरह बिजी था, सो नैना समय पर हॉस्पिटल ना पहुंच पाई और उसका मिसकैरेज हो गया। उसी दिन से नैना साहिल को अपने बच्चे का हत्यारा मानने लगी और रोज़ झगड़े होने लगे। उस दिन के बाद साहिल घर नहीं आया। नैना ने तय किया कि वो खुद ही उसके पास जाएगी और माफ़ी मांगकर मना लाएगी। साहिल को घर से गए हुए चौथा दिन था। नैना कॉलेज से घर आकर उसने खाना तैयार किया। खाना लेकर वो हॉस्पिटल के लिए चल पड़ी। साहिल काम से फ्री होकर स्टाफ रूम में आया तो वहाँ उसके दोस्त मीत और अरुण, नर्स सीमा और मीना के साथ कोई गेम खेल रहे थे। गेम में हारने वाले को जीतने वाले की हर बात माननी पड़ती थी। साहिल ने उन्हें कह रखा था कि नैना कुछ दिन के लिए मायके गई है, सो उसके वहाँ रहने पर किसी को ऐतराज़ नहीं था। उसे देखकर सभी उसे भी खेलने को कहने लगे। पहले तो उसने मना किया, फिर ज़्यादा जोर देने पर मान गया। मीत ने हिंदी मूवी का गाना गाया, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, और इस गाने की मूवी का नाम पूछा। साहिल सोचता रहा पर उसे नहीं आया और वो हार गया। उसे सज़ा सुनाते हुए अरुण बोला, तुम्हें मीना से अपने प्यार का इजहार करना है। नहीं, मुझे कोई और काम दो, मैं ये नहीं करूँगा। तुम्हें पता ही है कि मैंने ज़िंदगी में बस नैना से प्यार किया है, साहिल ने कहा। यार तुम भी ना, बस हम कौन सा सच में करने को कह रहे हैं, मजाक है, बस एक्टिंग करनी है। अच्छा चलो इसे नैना समझकर बोल दो, मीत बोला। ओके कहकर साहिल बोलने ही वाला था कि अरुण ने उसे रोककर पास पड़े गुलदस्ते में से फूल निकाल कर दिया। इसे लेकर बोला, बोलो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नैना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मुझे कबूल कर लो। साहिल हाथ का फूल मीना को देते हुए बोला। सब तालियां बजाने लगे। धड़ाम कुछ गिरने की आवाज़ आई। सब पीछे मुड़े। पीछे नैना खड़ी थी। टिफ़िन नीचे गिरा पड़ा था और दूर दूर तक खाना बिखरा पड़ा था। उनके देखते देखते नैना तेज कदमों से वापस मुड़ गई। अरुण उसे रोकने के लिए भागा पर साहिल ने रोक दिया और बिखरे हुए खाने को देखकर, अरुण तुम रहने दो, मैं खुद बात कर लूँगा। नैना नैना रुको, मेरी बात सुनो। साहिल उसके पीछे भागा पर उसे नैना कहीं नहीं दिखाई दी। नैना जा चुकी थी। उसने नैना को फ़ोन लगाया पर नैना फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। उसने अरुण को फ़ोन करके कहा, मेरा रूम लॉक कर देना, मैं घर जा रहा हूँ। साहिल कार लेकर घर की ओर चल देता है। नैना टैक्सी में सारी रास्ते रोते रोते कैसे घर पहुँची उसे भी नहीं पता। वो अंदर आकर अपने नसीब पर खूब रोती है। उसे साहिल के साथ बिताया एक एक पल याद आता है। उसे याद आता है कॉलेज का वो दिन जब वो दोनों पहली बार मिले थे। फिर साहिल उसके पीछे ही पड़ गया था। वो जहाँ भी जाती थी साहिल उसके पीछे वहीं पहुँच जाता था। दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में पढ़ते थे, फिर भी साहिल मौका पाकर उसके कमरे में पहुँच जाता। उसे याद आ रहा था कि कैसे साहिल ने लंदन जाने से पहले उसे शादी के लिए प्रपोज़ किया था। उसी तरह आज वो किसी और को प्रपोज़ कर रहा है। ये याद आते ही नैना ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी। तभी दरवाज़ा खुला और साहिल अंदर आया। नैना तुम मेरी बात सुनो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए जगह है वो कोई और नहीं ले सकता। तुम किसी और को बेवकूफ़ बनाना।
मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है तुम क्या कर रहे थे और क्या कह रहे थे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैं तलाक के कागज़ भिजवा दूंगी, तुम साइन कर देना। तुम जहाँ भी रहो, जिसके भी साथ रहो, खुश रहो। तुमसे प्यार करती हूँ, बद्दुआ भी नहीं दे सकती। मैं जा रही हूँ। नैना सूटकेस में अपने कपड़े रखे जा रही थी और साहिल निकाले जा रहा था। नैना, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। साहिल की आंखों में पानी था। तुम्हें डॉक्टर नहीं, एक्टर होना चाहिए था। तुम ये आंसू जाकर उसी अपनी मीना को दिखाना। उस मीना में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मुझे नहीं पता था कि तुम हॉस्पिटल में ये सब करते हो। मैं ही पागल थी जो तुमसे माफ़ी मांगने वहाँ गई, कहकर नैना और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। साहिल ने लाख रोका पर नैना नहीं रुकी। वो अपना सामान लेकर चली गई। नैना के पास टैक्सी आकर रुकी। नैना उसमें बैठ गई और उसने ड्राइवर को पता बताया। टैक्सी सड़क पर दौड़ी जा रही थी। नैना अपने ही दर्द के ख्यालों में रोए जा रही थी। उसे पता ही नहीं चला कब टैक्सी रुकी और उसके दोनों बगल में एक एक लड़का बैठ गया और तीसरा ड्राइवर की साथ वाली सीट पर बैठ गया। उसे कुछ देर बाद ध्यान आया। उसे एकदम से झटका लगा। तुम कौन हो ड्राइवर? ये सब क्या है? जब ड्राइवर ने मुंह मोड़ा तो उसे पता चला कि वो उसके कॉलेज का बदनाम लड़का टोनी था, जिसे उसने लड़कियों को परेशान करने के कारण कॉलेज से निकलवा दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? नैना ने गुस्से से कहा। मैडम जी, ये आपका कॉलेज नहीं है जो आप लेक्चर दोगी और मैं सुनूंगा। फिर साथ बैठे लड़कों से बोला, मुंह बंद कर साली का, और हाथ भी बांध दे, बहुत चलते हैं। छोड़ दो मुझे, हाथ मत लगाना, दूर हटो, कोई है, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। नैना चिल्लाने लगी। तड़ाक! नैना के मुंह पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। बहुत चिल्ला रही है साली, कुछ देर में तेरा नामो निशान मिट जाएगा। फिर चिल्लाती रहना। नैना के हाथ पैर बांध दिए और मुंह भी बंद कर दिया। नैना की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। वो घबरा रही थी कि जाने ये लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करें। टैक्सी एक नहर के किनारे रुकी। चारों लड़के उतरे और नैना को उठाकर नहर में फेंक दिया। उसके बाद उसका सामान भी फेंक दिया। नैना के हाथ पैर बंधे होने के कारण वो जल्दी से डूबने लगी। उसने हाथ पैर मारे पर पानी बहुत तेज था। वो उसे बहाए ले जा रहा था। उसका सूटकेस उसके सर पर लगा था और जिस कारण खून निकल रहा था। खून बहकर पानी में मिल गया था। नैना बेहोश हो गई थी। साहिल नैना के जाने के बाद गुमसुम सा घर को देखता रहा। वो यहाँ बिताए एक एक पल को याद करता रहा। उसने सोचा कि नैना अपनी माँ के पास चली गई होगी, एक दो दिन में आ जाएगी या मैं जाकर ले आऊँगा। उसने मीत को फ़ोन किया। मैं घर पर हूँ, यहीं रुकूंगा आज। भाभी ठीक हैं? सब ठीक है? नहीं, वो नाराज़ होकर चली गई है मायके। आ जाएगी एक दो दिन में। सॉरी यार, मेरे मजाक के कारण ये हो गया। मैं खुद जाकर सब क्लियर कर दूंगा, मीत बोला। कोई बात नहीं, अगर वो ना आई तो हम दोनों चलेंगे उसे मनाने। नैना को नहर में फेंकने के बाद उन लड़कों ने कार की नंबर प्लेट बदल दी ताकि किसी को पता ना चले। पहले यूपी का टैक्सी का नंबर था, अब हरियाणा का नंबर लगा दिया था। नैना बहकर दूर चली गई। आगे कुछ लड़के नहर में नहा रहे थे। उन्होंने नैना को आते देखा। उन्होंने उसे बाहर निकाला। सांस अभी चल रही थी। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई। नैना को नज़दीक के प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया। दो लड़के राघव और मनीष उसके साथ गए। खून बहुत बह गया था। 3 घंटे की बेहोशी के बाद नैना को होश आया। वो आसपास देखने लगी। डॉक्टर्स ने सब जांच की और कहा सब ठीक है, कल कुछ और टेस्ट के बाद आप अपने घर जा सकते हैं। वैसे आपका नाम क्या है और आपका घर कहाँ है? ये लड़का मनीष आपको यहाँ लाया था। आप जानती हैं इनको? घर, नाम, मनीष? मुझे कुछ नहीं पता। मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ? नैना ने कहा। डॉक्टर ने मनीष को इशारा करके बाहर बुलाया। लगता है इनकी याददाश्त चली गई है। आप क्या करोगे? मनीष ने कहा। कोई बात नहीं, आप इलाज कीजिए, मैं इन्हें संभाल लूँगा। घर में मेरी बहन और माँ हैं, ये भी रह लेंगी। इनका नाम सीरत लिख लें, मनीष ने कहा। मनीष नैना की ही उम्र का था, शायद उससे एक आध साल बड़ा ही था। दोनों की उम्र 30-32 के बीच थी। उसने अपनी बहन सीमा को फ़ोन किया। हेलो सीमा, तुम चाय नाश्ता लेकर हॉस्पिटल आ जाओ। क्या हुआ भैया, आप ठीक तो हैं? सीमा ने घबराकर पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, और कोई दाखिल है, तू बस आ जाना। ऐसा करना, अपना एक सूट भी ले आना। यहाँ आओगी तो सब पता चल जाएगा।
नैना के कुछ टेस्ट हुए। मनीष ने नैना को कहा, तुम परेशान मत हो सीरत, सब ठीक हो जाएगा। सीमा आती ही होगी। आप कौन हैं? नैना ने पूछा। हम दोनों दोस्त हैं, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। तुम घबराओ मत, धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा। सीमा नाश्ता लेकर आ गई। मनीष ने दोनों को मिलवाया। जब उसने सीरत का नाम लिया तो सीमा मनीष का मुंह देखती रह गई। मनीष सच में ऐसे जता रहा था मानो वो सीरत ही हो। सीमा भी वैसे ही करने लगी। नैना के सोते ही वो मनीष को बाहर लेकर आई। भैया, आप ये सब क्या कर रहे हैं? कौन है ये? और सीरत को मरे हुए तो 2 साल हो गए। आप किसी और को सीरत कैसे कह सकते हैं? कल को इसकी याददाश्त वापस आ गई, फिर क्या करोगे? तुमने इसकी हालत नहीं देखी? अच्छे घर की लगती है। जब याददाश्त आ जाएगी तो देखा जाएगा, जैसी रब की मर्जी। सिटी हॉस्पिटल नैना को गए हुए 2 दिन हो गए। साहिल 2 दिन से उसके फ़ोन की वेट कर रहा था। कुछ सोचकर उसने नैना को फ़ोन मिलाया। फ़ोन बंद आ रहा था। उसे लगा कि नैना नाराज़ है, इसलिए उसका नंबर ब्लॉक कर दिया होगा। नमस्ते पापा जी, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? हाँ बेटा, यहाँ तो सब ठीक है। और सुनाओ, नैना कैसी है? कब आ रहे हो? बहुत देर हो गई मिले हुए। क्या नैना आपके यहाँ नहीं आई? नहीं, क्या उसने आना था? पापा, माँ को मत बताना। नैना तो 2 दिन से गई हुई है। मुझसे लड़के गई थी, सो मैंने फ़ोन नहीं किया। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। सिटी पुलिस स्टेशन। साहिल मीत के साथ बैठा अपनी बारी की वेट कर रहा था। तभी उसे अंदर आने के लिए कहते हैं। वो जैसे ही अंदर गया, अंदर उसके स्कूल का क्लासमेट रवि था। वो उससे हाथ मिलाकर बताता है, मेरी पत्नी 2 दिन से झगड़ा करके घर से गई है। मैंने सोचा था मायके गई होगी, आज पता किया वहाँ नहीं है। कॉलेज में लेक्चरर है, पर 2 दिन से कॉलेज भी नहीं गई। सभी सहेलियों व जानकारों से पता किया, किसी ने उसे नहीं देखा। प्लीज़ मेरी नैना को ढूंढ दो। साहिल की आंखों में आंसू थे। FIR लिख ली गई। फिर उसके घर के आसपास के 2 दिन पहले के CCTV कैमरे चेक किए गए। कैमरे में नैना को टैक्सी में बैठते हुए दिखाई दिया। फिर वो टैक्सी उसके मायके वाली रोड की ओर चली गई। फिर उस रोड की CCTV चेक की गई। टैक्सी आगे जाकर एक अनजान सड़क पर मुड़ गई। वहाँ पे कोई कैमरा नहीं था, सो इससे आगे का कुछ पता नहीं चल रहा था। इंस्पेक्टर रवि पूरा जोर लगा रहा था। वो खुद साहिल और मीत के साथ लेकर उस रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक पेट्रोल पंप दिखा, जहां वहां का CCTV जांच करने पर पता चला कि टैक्सी नहर वाले रास्ते पर गई। वो पीछा करते नहर के पास पहुंच गए। रवि ने वहां के गोताखोरों से पूछा, क्या यहाँ किसी 29-30 साल की औरत को नहर के आसपास तो नहीं देखा था? उसके पास लाल सूटकेस था। उन्होंने कहा, औरत को तो नहीं देखा, हाँ एक सूटकेस जरूर मिला था लाल रंग का, वो वहाँ दफ्तर में जमा करा दिया था। सब दफ्तर पहुँचे। साहिल ने जब सूटकेस देखा, उसने भागकर उसे पकड़ लिया। हाँ, यही नैना का सूटकेस है, इसे लेकर ही निकली थी वो घर से। रवि ने सूटकेस खोलने को कहा। सूटकेस में नैना के कपड़े के अलावा उन दोनों की तस्वीरें भी थीं। साहिल ने एक फ़ोटो उठाई और उसे गले लगाकर रोने लगा। रवि ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, साहिल, ऐसा लगता है कि भाभी ने पहले सूटकेस पानी में फेंका और फिर खुद छलांग लगा दी होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी नैना ऐसा नहीं कर सकती। रवि, तुम्हें इंस्पेक्टर किसने बनाया है? एक बात बताओ, अगर कोई मरना चाहता तो वो इस तरह अपने साथ जीने का सामान लेकर जाता क्या? उसे ये सूझता ही नहीं। तुम्हारी बात ठीक है, मगर ये भी है कि उसने पहले मायके जाने का ही सोचा हो, मगर गुस्सा इतना था कि उसने मरना ही ठीक समझा। दिमाग खराब होते देर नहीं लगती है, रवि ने समझाया। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। नैना ऐसा कर ही नहीं सकती। पहले वो टैक्सी ड्राइवर को ढूंढो, शायद वो ही कुछ बता सके। मेरा दिल कहता है कि नैना जिंदा है। रवि उन्हें लेकर आगे जांच करने चल दिया। सारा रास्ता सुनसान था, कहीं कोई नहीं था। फिर कुछ दूरी पर एक ढाबा आया। वहाँ की CCTV चेक करने पर उन्हें वो टैक्सी कहीं नहीं दिखी। रात भर इसी तरह फिरते रहे। उसके ससुर का कई बार फ़ोन आया। उसने उन्हें सारी बात बताई। रात 3 बजे वो घर वापस आया। उसके ससुर मिस्टर सिंह घर के बाहर बैठे थे। दूसरे शहर का हॉस्पिटल। मनीष ने उसे खाना खिलाया और बोला, सीरत, आज शाम को हम घर चलेंगे। सीमा ने सारी पैकिंग कर ली है। मनीष नैना को लेकर घर आ गया। घर पुराने ढंग का बना हुआ था। बीच में आंगन था और आंगन के चारों ओर गैलरी के साथ लगते कमरे थे। कमरे काफ़ी बड़े बड़े थे। नैना चारों ओर देख रही थी। मनीष ने माँ से नैना का परिचय कराया।
माँ ये सीरत है, इसका एक्सीडेंट हो गया था, अब ठीक है। इसका मेरे सिवा कोई नहीं है, सो ये अपने पास रहेगी। ठीक है बेटा, माँ ने ध्यान से नैना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। सीमा सीरत को एक कमरे में ले गई। दीदी जी, ये आपका कमरा है, इसके राइट साइड में मेरा कमरा है, मेरे कमरे के साथ माँ का कमरा है, भैया का कमरा वो सामने है, वो उस तरफ वॉशरूम है, पानी सारा दिन आता है। फिर सीमा ने आवाज़ लगाई, आंटी यहाँ आना। एक अधेड़ उम्र की औरत आई। सीमा सीरत से बोली, ये आंटी हैं, घर के कामकाज करती हैं, इनके अलावा एक और औरत आती है सफाई करने। अच्छा, आप आराम कीजिए, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। फिर उसे कमरे में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। सीरत बेड के पास की खिड़की से बाहर का बगीचा देख फूलों से उसका दिल खिल उठा। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे जब वो सीरत बुलाते थे तो उसे लगता था मानो किसी और को बुला रहे हैं। कौन है वो, कहाँ से आई है, उसका परिवार कहाँ है, या वो इनकी सीरत ही है। दिन बीतते गए, 1 साल हो गया। अब वो पूरी तरह से सीरत बन गई। वो माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती, सीमा को पढ़ाती, फिर मनीष को भी कई तरह की सलाह देती। वो अब इस घर में रच बस गई थी। साहिल ने नैना की तलाश में आकाश पाताल एक कर दिया, पर उसका कुछ पता न चला। सब साहिल से कहते कि नैना नहर में डूबकर मर गई, पर उसे यकीन था कि वो जिंदा है। इसके और नैना के माँ बाप ने नैना की अंत्येष्टि पूरी विधि विधान के साथ की। साहिल भी शामिल हुआ, पर उसने ये कभी नहीं माना कि नैना मर गई है। उसका अब इस शहर में दिल नहीं लगता था। उसने अपना तबादला दूसरे शहर करा लिया। उसका नए शहर में पहला दिन था। हॉस्पिटल पिछले हॉस्पिटल से बड़ा था और केस भी बहुत थे। साहिल को वही हॉस्पिटल में ही स्टाफ कॉलोनी में घर मिल गया था। वो दिन भर मरीजों की देखभाल करता, पर रात में अक्सर अकेले में उसे नैना याद आती। वो कितनी कितनी देर उसकी तस्वीरों से बातें करता रहता। सीमा और सीरत बैठी गप्पे मार रही थीं। सीमा सीरत को अपने कॉलेज के बारे में बता रही थी। पता है दीदी, एक मैडम है, बिल्कुल शांत दिखती हैं, पर जब बोलती हैं तो सुनामी आ जाती है। वो मैडम की नकल उतारते हुए बोली तो दोनों हंस पड़ीं। सीमा फिर बोली, दीदी हमारे कॉलेज में कल फ्री मेडिकल कैंप लगेगा, आप माँ को लेकर आना। तो इनकी तबीयत का कुछ ठीक नहीं रहती ना, सब चेक हो जाएगा। हाँ ये ठीक है, माँ सबका ध्यान रखती हैं, अपना रखती ही नहीं है। चल तू फिक्र ना कर, मैं ले आऊँगी। तभी मनीष काम से आता है और कहता है, क्या बात है, लगता है मेरी चुगली हो रही है। हाँ हाँ, एक तुम ही तो रह गए हो सारी दुनिया में बात करने के लिए, सीमा ने मजाक किया। सीरत हंसते हुए पानी लाने चल दी। सीरत के जाते ही मनीष ने सीमा से पूछा, कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ नहीं है भैया। भैया कभी कभी डर लगता है, जब इनकी याददाश्त वापस आ गई तो क्या होगा? इनकी अपनी फैमिली होगी, पति होगा, बच्चे होंगे, तब आप क्या करोगे? पहली सीरत की तरह ये भी छोड़ जाएगी। आप इससे दिल से मत लगाना, सीमा ने कहा। दिल का आना किसी के बस में नहीं होता, कब किस पे आ जाए कोई पता नहीं। हम तो अच्छे की ही उम्मीद करते हैं। ये लो पानी। अब तुम दोनों मेरी चुगली कर रहे थे ना? सीरत ने पूछा। हाँ, तेरी ही बात कर रहे थे। सीमा पूछ रही थी कि तुम्हें उसकी भाभी कब बनाऊंगा। कहकर मनीष हंस दिया। तुम भी ना बहुत मजाक करते हो, कहकर सीरत भी हंस दी। भैया कल हमारे कॉलेज में मेडिकल कैंप है, मैंने दीदी को माँ को बुलाया है, माँ को चेक करा लेंगे, सीमा ने कहा। ठीक है, इन्हें रास्ता और टाइम बता देना, कल मुझे तो बहुत काम है। सीरत ध्यान से जाना। अगले दिन सीरत माँ के साथ सीमा के कॉलेज गई। सीमा कैंप में ही थी। साहिल मरीजों को चेक कर रहा था, तभी उसके पास सीरत माँ को लेकर आई। साहिल मुंह नीचे किए फॉर्म भर रहा था। उसने हाँ जी, क्या नाम है, पूछा। जी कमला देवी, माँ बोली। क्या तकलीफ है? डॉक्टर, इनके जोड़ों में दर्द रहता है, सीरत ने कहा। सीरत की आवाज़ सुनते ही साहिल ने सर ऊपर उठाया। वो नैना को देखकर हैरान रह गया। उसने सीरत का हाथ पकड़ते हुए कहा, नैना कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सीरत ने हाथ छड़ाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा नाम सीरत है, मैं किसी नैना को नहीं जानती। देखो नैना, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, पर तुम मुझे इस तरह की सज़ा नहीं दे सकती। तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ और पापा का क्या हाल है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। सीरत ने माँ से कहा, माँ चलो यहाँ से, ये डॉक्टर तो कमीना है, एक बार कह दिया, इसे समझ नहीं आता। सीरत वहाँ से निकल आई। सीमा भी तब तक वहाँ आ गई थी।
साहिल उनके पीछे भागा पर सीरत टैक्सी लेकर निकल गई थी। सीमा ने साहिल को सीरत के पीछे भागते हुए देखा। उसने साहिल को रोककर पूछा, डॉक्टर क्या बात है, आप क्यों उनके पीछे ऐसे भागे? वो मेरी पत्नी है नैना। मुझसे नाराज़ होने की वजह से मुझे ना पहचानने का नाटक कर रही थी, अब फिर गायब हो गई। अब उसे कहाँ ढूंढूं? साहिल ने परेशान होते हुए कहा, आपकी पत्नी? क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? मेरा मतलब कोई तस्वीर? हाँ, ये देखो। साहिल ने अपने पर्स में रखी नैना की तस्वीर दिखाई। सीमा की आंखें खुली रह गईं। उसे जिस बात का डर था वही बात हो गई थी। सीरत के घर वाले मिल गए थे, पर वो मनीष की खातिर चुप रही। उसने सोचा पहले मनीष से बात करूंगी, फिर साहिल को जवाब देगी। सीमा ने साहिल से कहा, डॉक्टर मुझे आपसे हमदर्दी है, पर हो सकता है कि वो आपकी पत्नी ना हो, बस उस जैसी दिखती हो। कहकर सीमा वहाँ से चली गई। साहिल वहीं खड़ा सोचता रहा, हाँ ऐसा ही होगा, वरना नैना कभी इतनी देर तक नाराज़ नहीं रहती, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं करती। रुकती, मुझसे झगड़ती, पर ये नैना मेरी नैना नहीं थी। मेरी आंखें धोखा खा सकती हैं, पर मेरा दिल नहीं। वो तस्वीर देखकर रो पड़ा। नैना, कम से कम ये तो पता लग गया कि तुम जिंदा हो। वो कैंप में वापस चला गया। सीमा दूर चुप कर साहिल को देखती रही। उसने अपने सर से डॉक्टर्स के हॉस्पिटल का नाम पूछा। सर, ये डॉक्टर किस हॉस्पिटल से आए हैं? मैंने अपनी माँ को दिखाना है। ये सिटी हॉस्पिटल से आए हैं, इनका नाम डॉक्टर साहिल है, सर ने बताया। थैंक यू सर। सीमा अपने काम में लग गई। फ्री होने पर उसने मनीष को फ़ोन किया। हेलो भैया, माँ और सीरत आए थे आज, पर पता है क्या हुआ? मुझे कैसे पता मेरी माँ? वो यहाँ एक डॉक्टर साहिल थे, वो सीरत को नैना कह रहे थे और बहुत ही इमोशनल थे। सीरत माँ को लेकर भाग गई। वो बहुत दूर दूर तक पीछे गया। मैंने पूछा तो उसने बताया कि सीरत उसकी वाइफ नैना है। उसने मुझे फ़ोटो भी दिखाई भैया। अब हम क्या करेंगे? सच? एक दिन तो ये होना ही था। तू चिंता मत कर, मैं करता हूँ कुछ। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। मनीष ने तय किया कि वो सीरत को सब सच बता देगा, फिर सीरत जो ठीक समझे। सीरत के जाने से उसे दुख तो होगा, पर सीरत के लिए खुशी भी। वो अपने परिवार में चली जाएगी। सीरत सारे रास्ते साहिल के बारे में सोच रही थी। उसने मुझे अपनी बीवी क्यों कहा? उसने साथ बैठी माँ से पूछा। माँ, क्या वो डॉक्टर सही कह रहा था? क्या मैं सीरत नहीं नैना हूँ? क्या मैं उसकी पत्नी हूँ? नहीं नहीं, तू हमारी सीरत है। वही सीरत जो मनीष का बचपन का प्यार है, जो मेरी बहू बनेगी। वो डॉक्टर झूठ बोल रहा था। भला तुम नैना कैसे हो सकती हो? माँ को हकीकत पता नहीं था, बस जो मनीष ने बताया वो उसे वही सच लग रहा था। शाम को जब मनीष घर आया तो सब यही बातें कर रहे थे। मनीष ने बात ना पता होने का नाटक करते हुए पूछा, भाई क्या बात है? लगता है कुछ ज़बरदस्त हुआ है। मनीष, आज सीमा के कॉलेज के कैंप में एक डॉक्टर ने सीरत की बाँह पकड़ ली। कहता है कि तुम मेरी नैना हो, माँ ने बताया। सीरत, तुम्हें क्या लगा? मनीष ने सीरत से पूछा। मनीष, मुझे बुरा लगना चाहिए था, मैं वहाँ से भागी भी, पर मुझे बुरा नहीं लग रहा था। मुझे उसके आंसू देख के रोना आ रहा था। पता नहीं क्यों लग रहा था जैसे मैं उसे जानती हूँ। सीरत और माँ, मैंने आपसे ये बात छुपा रखी थी, आज बताता हूँ। सीरत, तुम्हें हमने नहर से निकाला था। जब तुम्हें होश आया तो पता चला कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। तुम्हें ऐसे ही कैसे छोड़ देता, सो मैंने झूठ बोला कि तुम्हारा नाम सीरत है। अब हो सकता है वो डॉक्टर सच बोल रहा हो। ऐसा करते हैं, कल तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा, मनीष ने बताया। पर मैं नहर में आई कैसे? क्या मैं मरना चाहती थी? मगर क्यों? वो डॉक्टर जो मेरा पति होने का दावा कर रहा था, वो कुछ कह रहा था कि मेरी गलती थी। तो क्या हमारा रिश्ता अच्छा नहीं था, जिस कारण मैंने ये कदम उठाया? मनीष, अगर ऐसा हो तो मुझे उसके साथ नहीं जाना। तुम्हारी बात ठीक है। ऐसा करते हैं, मैं इसके पिछले हॉस्पिटल का पता लगाता हूँ। वहाँ जाकर पता करते हैं और तुम्हारे माँ बाप का भी पता लग जाएगा, मनीष ने कहा। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगले दिन मनीष सिटी हॉस्पिटल जाकर साहिल के बारे में पता करके आया। उसने आकर सीरत को बताया। वो दिल्ली के पास का रहने वाला है, यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। कल शनिवार है, कल चलते हैं, शायद कुछ पता लग जाए। ठीक है। उस रात मनीष बालकनी में घूमता रहा। उसे सीरत के संग बिताए दिन याद आ रहे थे। वो अपने दिल का दर्द किसे दिखाए? वो अकेला रो रहा था। उसे पता था कि सीरत के घरवाले उसे रख लेंगे। माँ को भी उसके टहलने के कारण नींद नहीं आ रही थी। उसे पता था कि उसका बेटा सीरत को कितना चाहता है।
उसने देखा था जब सीरत बेहोश पड़ी थी, तब ये कितना बेचैन था। इसने कितने दिन खाना नहीं खाया था, पर माँ उसके पास नहीं जाना चाहती थी, इससे वो कमज़ोर हो जाता। उधर सीमा और सीरत भी रात भर बातें करते रहे। सीमा ने कहा, देखो दीदी, अगर कोई ना पहचानता हो, मेरा मतलब आपके घर का कोई ना मिले तो वापस आ जाना, ये तुम्हारा ही घर है। जानती हूँ। अगली सुबह सीरत माँ और सीमा से विदा लेकर मनीष के साथ अपने घर को चल दी। दोनों चुप थे। फिर मनीष ही बोला, देखो, ये कभी मत समझना कि तुम्हारा कोई नहीं है। जब भी तुम्हारा रोने का मन करे तो ये कंधा हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद है। अपने पास नंबर लिख लेना, तुम्हारा पूरा परिवार है यहाँ। हाँ, अब ज़्यादा इमोशनल मत करो। रात सीमा भी यही सब कह रही थी। मुझे पता है, अगर कोई भी ना हुआ तो तुम ज़रूर होंगे। वो हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां वो जैसे ही साहिल के डिपार्टमेंट में पहुंचे, सबने नैना को पहचान लिया। सब उसे हैरानी से देख रहे थे। अब 1 साल से गायब बंदा अचानक वापस आ जाए तो सब हैरान होंगे ही। मीत सर्जरी कर रहा था। नर्स रीता उन्हें स्टाफ रूम में बिठा गई। तभी वहां नर्स मीना आ गई। मीना डॉक्टर साहिल को दिल में चाहती थी। नैना के जाने के बाद उसे लगा था वो साहिल को पा लेगी, इसलिए उसने भी उसी शहर के लिए तबादला अप्लाई कर रखा था जहां साहिल गया था। पर आज नैना को देखकर उसके सारे अरमान मिट्टी में मिलते दिखे। पर उसे ये जानकर खुशी हुई कि नैना को कुछ भी याद नहीं है। उसने नैना से वहीं रुकने को कहा। डॉक्टर मीत अभी आ जाएंगे, आप यहीं वेट कीजिए। वो जाने लगी तो मनीष ने रोका। आप डॉक्टर साहिल को जानती हैं? जी हाँ, हमने 4 साल साथ काम किया है। कैसे नहीं जानती होंगी? मुझे तो उनकी एक एक बात पता है। मैं कुछ बोलूँगी तो मैडम नाराज़ हो जाएंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरी ड्यूटी का टाइम है। उसकी बातों ने दोनों को कुछ शक में डाल दिया। मीना ने बाहर जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड जोया को फ़ोन करके बुलाया और उसे बताया कि नैना आई हुई है। उसने जोया को अच्छी तरह से सिखा कर कहा, जैसा मैंने समझाया है वैसा ही कहना। तुम्हें पता नहीं लगना चाहिए, उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि तुम्हें मैंने भेजा है। साहिल को पाने का यही तरीका है। जोया अंदर ही अंदर मनीष और नैना को देखकर अदब से बोली, नमस्ते जी, आपको किससे मिलना है? हमें डॉक्टर मीत से मिलना है। डॉक्टर साहिल के बारे में जानकारी चाहिए थी। आप जानती हैं डॉक्टर साहिल को? जी हाँ, बहुत ही नेक दिल इंसान हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। पर अचानक उनकी वाइफ को क्या हुआ? अक्सर झगड़ा रहता था दोनों में। हमें भी पता चला जब वो यहाँ स्टाफ रूम में कई दिन रहते थे। आपके अंदर की बात बताऊं, वो जो मीना है ना, मैंने सुना है उसके चक्कर में था डॉक्टर का, तभी तो यहाँ से रहते थे। झगड़े तो होने ही थे। मीना और वो सरेआम साथ रहते थे। कहते हैं डॉक्टर ने यहाँ इसी रूम में मीना को प्रपोज किया था और उनकी वाइफ ने देख लिया था। उसने उसी दिन नहर में कूद कर खुदकुशी कर ली थी। सीरत और मनीष बैठे सुनते रहे। सीरत को जिस बात का डर था वही हुआ। उसका पति धोखेबाज था। मनीष कुछ और सोच रहा था। उसने पूछा, अगर ऐसा था तो साहिल ने तबादला क्यों कराया? सब दिखावा है। पुलिस उसे तंग कर रही थी कि उसकी वजह से उसकी पत्नी मरी है और मौत का कारण ढूंढ रही थी, इसीलिए तबादला करा लिया और पुलिस को कह दिया कि मेरी पत्नी के बिना दिल नहीं लगता, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। ये लोग ऐसे ही होते हैं। अगर इल्ज़ाम साबित हो जाता तो उसका डॉक्टरी लाइसेंस रद्द हो जाता, कैरियर ख़त्म हो जाता। चलो, हमें क्या लेना है? पर आप क्यों पूछ रहे हैं? बस वैसे ही। सीरत की आंखों में आंसू थे। मनीष ने चुप कराया। सीरत, रो मत। तुम्हारे घर का पता पूछकर तुम्हारे माँ बाप के पास चलते हैं। तभी मीत आ जाता है। अरे भाभी, आप कहाँ थीं? साहिल ने आपको ढूंढने की पूरी कोशिश की। मैं अभी साहिल को फ़ोन करता हूँ। देखिए, असल में इन्हें कुछ याद नहीं है। क्या आप इन्हें इनके माँ बाप का पता बता देंगे? अच्छा, क्या इन्हें कुछ भी याद नहीं है? भाभी, साहिल आपसे बहुत प्यार करता है। उसने ये कभी नहीं माना कि आप इस दुनिया में नहीं हैं। जबकि आपके पेरेंट्स ने भी आपकी आत्मा की शांति की सारी रस्में की, पर उसने नहीं माना। फिर उसने ये कागज़ पर पता लिखा और उन्हें दे दिया। ये आपके घर का पता है। चलिए कैंटीन चलते हैं, कुछ चाय पानी हो जाए। नहीं थैंक यू, हमने अभी चाय पी है। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे, सीरत ने कहा। वो मीत के बताए पते पर आए। बेल बजाई तो अंदर से 25 की उम्र की एक लड़की आई। दरवाज़ा खोलते ही वो ज़ोर से चिल्लाई, माँ माँ। वो सीरत से लिपट गई और रोने लगी। दीदी, आप कहाँ थी? उसकी माँ भी दौड़ी आई। क्या हुआ? नैना को देखकर वो भी कुछ बोल नहीं पाई। वो वहीं जम गई, मानो उसकी धड़कन रुक गई हो। माँ देखो, दीदी आ गई। जीजाजी कहते थे ना कि दीदी जिंदा है, देखो आ गई। उसने पकड़कर माँ को हिलाया। माँ को थोड़ा होश आया। वो नैना से लिपटकर रोने लगी।
मेरी बच्ची, कितना याद किया तुझे। तेरे पापा का तो बुरा हाल है, रोज़ तुझे याद करते करते रोते रहते हैं। नेहा, फ़ोन तो कर पापा को, और हाँ, भाई को भी कर दे। चल बेटा, अंदर चल। आओ बेटा, आप भी अंदर आ जाओ। सीरत आंखों में आंसू लिए उन्हें देख रही थी, पर उसे कुछ याद नहीं था। उसके पापा और भाई भी आ गए। सब बहुत रोए। मनीष ने सबको सीरत से मिलने की कहानी सुनाई। मीत ने साहिल को फ़ोन कर दिया था, शाम तक वो भी आ गया। सब इकट्ठे बैठे थे। मनीष ने सीरत से कहा, सीरत, अब मैं चलता हूँ, माँ और सीमा वेट कर रहे होंगे। सीरत ने मनीष का हाथ पकड़ लिया। मनीष, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। मैं इन सब के बीच बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे कुछ याद नहीं, सिर्फ तुम्हें जानती हूँ। सबका मन दुखी हो गया। साहिल ने नैना के पास आकर कहा, नैना, देखो, ऐसा नहीं कहते। ये सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। ये तुम्हारा अपना परिवार है, इन्हें जाने दो। साहिल को देखकर नैना को जोया की कही बातें याद आ गईं। उसने साहिल का हाथ झटक कर मनीष को गले लगा लिया और रोने लगी। मनीष ने उसे अलग किया और बोला, अच्छा ठीक है, आज मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि कल संडे की छुट्टी है, पर कल मुझे मत रोकना। नैना ने मनीष का हाथ पकड़ रखा था, जिसे देखकर साहिल को बहुत बुरा लग रहा था। उसने मनीष से कहा, नैना को बचाने और अपने पास रखने के लिए शुक्रिया। आपको बहुत परेशानी हुई होगी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने हर जगह इसकी तलाश की, पर पता नहीं था कि ये ऐसे मिलेगी। मनीष बोला, देखिए, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने इसे इसलिए नहीं बचाया कि ये आपकी नैना है। मैंने इन्हें डूबते देखा और बचा लिया। इनकी जगह कोई भी होता तो भी मैं यही करता। वैसे ये बहुत अच्छी हैं, जल्द ही सबसे घुल मिल गईं। मेरी माँ और छोटी बहन तो इन्हें आने ही नहीं दे रहे थे। दोनों 2 दिन से रोए जा रही थीं। उन्हें ले आना कभी मिलाने। आपकी माँ को तो देखा है मैंने, उस दिन आई थी नैना के साथ। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। नैना को उसका परिवार घेरे बैठा था। मनीष को रेस्ट करने को कहकर साहिल भी नैना के पास आ गया था। नैना उसकी ओर देख भी नहीं रही थी। साहिल की आंखें बस उस पर टिकी थीं। उसका दिल कह रहा था कि काश वो दोनों अकेले होते तो उसे कसकर गले लगा लेता और खुद से कभी दूर ना होने देता। वो नैना से शुरू से ही प्यार करता था, पर उसे पता नहीं था कि उसकी जुदाई उसे दीवाना बना देगी। उसकी नज़रें नैना के चेहरे से हट ही नहीं रही थीं, पर नैना उसे देख भी नहीं रही थी। साहिल से उसकी बेरुखी देखी ना गई। उसने नैना से पूछा, तुम ठीक हो? क्या मैंने तुम्हें डरा दिया था उस दिन? देखिए, आप कौन हैं, मैं नहीं जानती आपको। ये मेरे माता पिता हैं और ये मेरा भाई, ये बहन, ये सब मेरे अपने हैं। बस आप ही मेरे, कोई नहीं हैं। साहिल को झटका लगा। वो कुछ कहता कि पापा बोल पड़े, ऐसा नहीं कहते बेटा, ये तुम्हारा पति है साहिल। जब से तुम गई हो इसने हमारा बहुत ख्याल रखा है। चलो, सब इन्हें आपस में बात कर लेने दो, हम मनीष के पास चलते हैं। सबके जाते ही साहिल नैना के पास आया। वो नैना को गले लगाना चाहता था, पर नैना बोली, मेरे करीब मत आना। तुम इन सबको बेवकूफ़ बना सकते हो, मुझे नहीं। नैना, ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने क्या किया है? तुमने इन्हें बताया क्यों नहीं कि हमारा झगड़ा हुआ था, जिस कारण से मैंने ये कदम उठाया था? मुझे हॉस्पिटल में किसी ने बताया है कि तुम्हारा अफेयर है किसी से। कैसी बातें कर रही हो तुम? किसने कहा ये सब तुमसे? मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया और करता रहूँगा। देखो, हर पति पत्नी में झगड़ा होता है, हम में भी होते थे। जहाँ तक कि तुम्हारी सुसाइड करने की बात है, वो गलत है, मैं नहीं मानता। मेरी नैना इतनी कमज़ोर नहीं थी, और कोई सुसाइड करने वाले अपने साथ अपनी शादी की तस्वीरें नहीं रखते। सच्चाई यही है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मुझे ही पता है कि मैंने ये साल कैसे गुजारा। कहकर साहिल रो दिया। नैना का दिल भी भर आया, पर वो बोली, देखो, मुझे जब तक कुछ याद नहीं आता तब तक आपको हमारा रिश्ता भूलना होगा। मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। हम नए सिरे से रिश्ता बनाएंगे। चलो, हम दोस्ती के रिश्ते से शुरुआत करते हैं। हेलो, आई एम साहिल। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? साहिल ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। नैना ने कुछ सोचने के बाद उससे हाथ मिला लिया और बोली, ठीक है, आज से हम दोस्त हैं। दोनों मुस्कुरा दिए। मनीष के पास नैना का सारा परिवार बैठा था, पर मनीष का मन अशांत था। वो सोच रहा था कि नैना और साहिल क्या बातें कर रहे होंगे। उसे कई ख्याल आ रहे थे, पर वो इस हकीकत को झुठला नहीं सकता था कि साहिल उसका पति है। तभी नैना और साहिल वहाँ आ जाते हैं। नेहा चाय बनाकर लाती है। सब चाय पीने के बाद सोने चले जाते हैं। नैना नेहा के कमरे में सोई थी। मनीष और साहिल, नैना का भाई, नैन के कमरे में सोए थे।
नेहा ने नैना को बताया, दीदी पता है जब तुम गुम हुई थी तो जीजाजी पागलों की तरह तुम्हें ढूंढते रहे। जिस दिन हमने तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए पूजा रखवाई तो वो पिताजी से बहुत लड़े। वो अंत तक नहीं माने कि तुम नहीं रही। सच्ची दीदी बहुत प्यार करते हैं तुमसे। उसी प्यार की बदौलत तुम वापस आ गई। तुम बहुत बड़ी फ़ैन हो अपने जीजाजी की। तुम्हें पता नहीं, यहाँ आने से पहले मैं डर रही थी कि जाने कैसे लोग होंगे, कैसे बिहेव करेंगे। पर सच कहती हूँ बहुत खुश हुई तुम सब लोगों से मिलकर। जहाँ तक साहिल जी की बात है, हमने तय किया है कि जब तक मेरी याददाश्त वापस नहीं आती हम दोस्ती का रिश्ता रखेंगे। नैना ने कहा, दीदी समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। दीदी ये मनीष कैसा है? इसकी बातों से लगता है कि ये तुम्हें पसंद करता है। क्या ये सच है? इसने कई बार मजाक में कहा है कि याददाश्त आने के बाद अगर तुम हाँ करो तो मैं तुमसे शादी करूँगा। पर मेरे मन में कभी उसके लिए ऐसा एहसास नहीं जागा। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा दिल किसी और का है। मुझे पता मेरी दीदी है ही इतनी सुंदर, हर कोई उस पर मर मिटता है। और रही तुम्हारे एहसास की बात, तो जीजाजी के साथ तुम्हारा प्यार 8 साल का था। सब भूलने के बाद भी वो याद रह गया आपको। वो गाना है ना, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। बहुत बातें आती हैं तुझे। बचपन से ऐसी ही हूँ कि अब ऐसी ही है कि अब हो गई है। नैना ने हंसते हुए कहा, मैं ऐसी ही थी बचपन से, पर तुम्हारे जाने के कारण शांत हो गई थी। घर में अजीब सी शांति छाई रहती थी। लगता था मानो सभी अंदर ही अंदर तुम्हारे साथ मर गए। आज तेरे आने से फिर जिंदा हो गए। माँ भी यहाँ हमारे साथ सोना चाहती थी, पर उन्हें तुम्हारे जाने के बाद से दिल की बीमारी हो गई है। सो ज़्यादा देर तक जागे रहना उनके लिए ठीक नहीं। सो मैंने उन्हें भैया और पापा के साथ सोने भेज दिया। एक बात बताओ, ये साहिल चरित्र का कैसा है? क्या इसका कोई अफेयर हो सकता है? दीदी कोई और होता, यहाँ तक कि मैं भैया के बारे में भी गारंटी नहीं लेती, पर जीजाजी की पूरी गारंटी लेती हूँ। दीदी तुमने ही बताया था कैसे कॉलेज में तुम्हारे चक्कर लगाया करते थे, फिर तुमसे शादी करने के लिए पापा का दिया हर काम पूरा किया था। ऐसा बंदा किसी और की तरफ क्यों देखेगा? हाँ तू एकदम सही कह रही है। बहुत रात हो गई है, चल अब सो जाते हैं। नैना ने नेहा का गाल खींचते हुए कहा। उसे सीमा की याद आ गई। क्या नैना की याददाश्त वापस आ जाएगी? टोनी को जब पता चलेगा कि नैना जिंदा है तो उसका अगला कदम क्या होगा? क्या साहिल नैना को अपने सच्चे प्यार का एहसास करवा पाएगा? क्या जोया और मीना की पोल नैना के सामने खुल पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।